पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद बोल्शेविक पार्टी पावर में आ जाती है। फिर वो क्या कराती है, अक्टूबर के बाद नवंबर 1970 में इलेक्शन कराती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। जब वो इलेक्शन कराती है तब बोल्शेविक पार्टी नहीं जीतती है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोल्शेविक पार्टी के लोग ज़्यादा नहीं जा पाते हैं। तो जब भी बोल्शेविक पार्टी कोई मेजर लाना चाहती थी, कुछ भी करना चाहती थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादा मेंबर नहीं थे वो उसको रिजेक्ट कर दिया करती थी। तो इससे बोल्शेविक पार्टी खुश नहीं थी। तो क्या कर देते हैं, लेनिन क्या कर देते हैं कि इस असेंबली को डिसमिस कर देते हैं और सारी पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। इसके बाद बोल्शेविक पार्टी का पूरा रशिया में वो हक हो जाता है, एक वन पार्टी स्टेट हो जाता है, दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं बचती और बोल्शेविक पार्टी बहुत ज़्यादा हार्श मेजर लेने लग जाती है। कोई भी उनके खिलाफ बोलता था तो उनको पनिश कर देती थी, बहुत सारी सीक्रेट पुलिस बना रखी थी उन्होंने, और कोई भी उन्हें क्रिटिसाइज़ करता था तो उन्हें बहुत ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी, बहुत ज़्यादा सेंसरशिप लगा दी थी। कोई भी बोल्शेविक के खिलाफ, कोई भी लेनिन के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो ये जो भी स्टेप्स बोल्शेविक पार्टी ले रही थी, इससे जो रशियन सोसाइटी थी उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ रही थी। तो ये सब चीज़ों से जो बोल्शेविक पार्टी चीज़ें कर रही थी, इसके साथ में और भी कुछ चीज़ें हुई जिससे सिविल वॉर की सिचुएशन रशिया में बन गई। तो का नेक्स्ट टॉपिक है सिविल वॉर। सिविल वॉर कब से कब तक चलती है? 1980 में स्टार्ट होती है, 1920 तक चलती है। पूरा बोल्शेविक पार्टी का एटीट्यूड जो था वो चेंज होता जा रहा था, जिससे जो अदर लोग थे, ठीक है, जो बोल्शेविक के सपोर्टर्स नहीं थे, जैसे नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लोग जो कि बोल्शेविक पार्टी का पार्ट नहीं थे, वो लोग, लिबरल्स जो थे जो हमेशा चेंज चाहते थे वो लोग, और जो एरिस्टोक्रेसी का सपोर्ट करते थे, जो अभी भी चाहते थे कि राजा हो, ठीक है, वो सारे लोग क्या हो जाते हैं, साथ में मिल जाते हैं और ट्रूप्स बनाते हैं, मतलब सेना बना देते हैं बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए। तो एक इस तरीके से सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है रशिया में। सिविल वॉर क्या होती है कि कोई दूसरी कंट्री से नहीं लड़ रहा है रशिया के अंदर ही लोगों में वॉर हो रही थी, इसी को ही सिविल वॉर बोला गया। तो इसमें 2 साइड्स थी, हर वॉर में 2 साइड्स होती हैं। फर्स्ट थी रेड्स कौन थे? बोल्शेविक, ठीक है, बोल्शेविक्स को किससे डिनोट किया गया है? रेड कलर से डिनोट किया गया है, वर्सेस ग्रीन्स और वाइट्स, ठीक है। किससे लड़ रहे थे वो? ग्रीन्स एंड वाइट से लड़ रहे थे। ग्रीन्स कौन थे? ग्रीन्स थे सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, ठीक है, जो फार्मर पार्टी थी ना, जो पीजेंट्स की पार्टी थी, तो वो लोग थे सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, वो थे। साथ में प्लस वाइट्स कौन थे? प्रो ज़ारिस्ट, वो लोग क्या चाहते थे कि अभी भी राजा हो, राजा का रूल हो, ठीक है। तो एक तरफ रेड थे, मतलब बोल्शेविक थे, और दूसरी तरफ कौन थे? ग्रीन्स एंड वाइट्स, ये लोग साथ में हो गए थे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ग्रीन्स एंड वाइट्स दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी रखते हैं, ठीक है, ग्रीन सोशलिस्ट चाहते हैं और वाइट्स तो हमारे जिनको हमने क्या बोला है, कंजर्वेटिव है, वो राजा का सपोर्ट करते हैं। तो ये लोग साथ में कैसे हो सकते हैं? तो यही वो एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वही वाली चीज़ इन्होंने अपनाई और ये लोग साथ में हो जाते हैं और बोल्शेविक के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अब जब पावर सारी बोल्शेविक के पास है, तो ये जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज और वाइट्स ग्रीन्स ये जो है, इनके खिलाफ आवाज़ कैसे उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये जो ग्रीन्स एंड वाइट्स हैं, दे कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, ठीक है। सारे रशियन एम्पायर जो था, मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर जो था, उसमें ग्रीन्स और वाइट्स का कंट्रोल था। कैसे? पावर तो बोल्शेविक के पास है। ये ऐसे था कि बोल्शेविक पार्टी जो थी, वो जो सिटीज़ थी, ठीक है, पेट्रोग्रेड जो थी, मॉस्को जो थी, वहाँ पर इनका रूल अच्छे से जमा हुआ था। बाकी जो कंट्री साइड्स थी, ठीक है, कंट्री साइड मतलब गांव जो थे, गांव वगैरह, इन सब में कहाँ किसका रूल चल रहा था? अभी भी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज जो थे, वाइट्स जो थे, इन सब का रूल कहीं ना कहीं था। जो सिटीज़ के अलावा जो रशियन एम्पायर था, वहाँ पर अभी तक कैप्चर नहीं कर पाई थी। तो मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर में किसका कंट्रोल था? ग्रीन्स एंड वाइट्स का ही कंट्रोल था। तो वो इस वजह से बोल्शेविक से लड़ पा रहे थे। सेकेंड रीज़न था कि इनको सपोर्ट भी मिल रहा था। किसका सपोर्ट मिल रहा था? दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच, अमेरिकन एंड ब्रिटिश, ठीक है। कौन इनको सपोर्ट कर रहा था? फ्रेंच लोग कर रहे थे, फ्रांस कर रहा था, अमेरिकन भी कर रहे थे, एंड ब्रिटिश भी जो थे वो लोग भी किसका सपोर्ट कर रहे थे? ग्रीन्स एंड वाइट्स का सपोर्ट कर रहे थे। बोल्शेविक पार्टी के ये लोग खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे? तो ये क्या चाहते थे? टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म। ये नहीं चाहते थे कि पूरे रशिया में सोशलिज्म हो,
ठीक है। सोशलिज्म क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि ये एक तरीके से कैपिटलिस्ट प्रवृत्ति के लोग थे, कैपिटलिज्म को प्रमोट करते थे। ये लोग चाहते थे कि डेवलपमेंट हो, जो पैसा कमा रहा है उसको पैसा कमाने दो। इनकी एक तरीके से कैपिटलिस्ट वाली सोच थी। तो इसी वजह से ये लोग ग्रीन्स एंड वाइट्स का सपोर्ट करते हैं। बोल्शेविक पार्टी जो कि सोशलिज्म लाना चाहती थी, उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ग्रीन्स एंड वाइट्स को सपोर्ट मिलता है। साथ में बोल्शेविक पार्टी की जो आर्मी थी, ठीक है, पावर तो सारी बोल्शेविक के पास ही है, तो आर्मी भी सारी इनकी साइड्स थी। लेकिन आर्मी जो थी उस वक्त सिविल वॉर में ज़्यादा पार्ट नहीं ले पा रही थी। क्यों नहीं ले पा रही थी? क्योंकि आर्मी बिगन टू ब्रेक, आर्मी ब्रेक हो रही थी। क्यों ब्रेक हो रही थी? ड्यू टू द लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन। क्यों लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था गाँव में? तो सारे जो आर्मी के लोग थे, आर्मी के जो सोल्जर्स थे, वो बेसिकली तो सब पीजेंट्स ही थे, ठीक है, वो सिर्फ लड़ने के लिए आए थे। तो वो लोग क्या जा रहे थे कि अपने गाँव जाते जा रहे थे। क्यों जा रहे थे अपने कंट्री साइड्स? क्यों जा रहे थे? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पता नहीं हमारी फैमिली को ज़मीन मिले या नहीं मिले। तो इसको इंश्योर करने सारे सोल्जर्स कहाँ जाते जा रहे थे? कंट्री साइड्स में जाते जा रहे थे, अपने गाँव में जहाँ पर भी उनकी लैंड थी, उनकी जो ज़मीन थी, वहाँ पर जा रहे थे ताकि उनको भी ज़मीन का पोर्शन मिल सके। तो इस वजह से बोल्शेविक की पार्टी की जो आर्मी थी वो क्या होते जा रही थी? ब्रेक होते जा रही थी, जिससे ग्रीन्स और वाइट्स को और ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। तो ड्यू टू ऑल दिस रीजन्स देयर वॉज सिविल वॉर। तो ये जितने भी रीजन्स थे, बोल्शेविक पार्टी जो हार्श मेजर्स ले रही थी, साथ में जो बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर्स नहीं थे, नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड और ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स, ये लोग पार्टी बना लेते हैं और ये बोल्शेविक के खिलाफ लड़ रहे थे। इसी वजह से सिविल वॉर हो जाता है। इसकी सिविल वॉर की वजह से क्या होने लग जाता है? लूटिंग, बैंडेटरी एंड फेमाइन बिकम कॉमन। इससे क्या हो जाता है कि हर जगह कोई भी किसी को ऐसे लूटने लग जाता है। बैंडेटरी मतलब डाकू वगैरह जो होते हैं, जो लूटने लग जाते हैं लोगों को, तो बैंडेटरी होना स्टार्ट हो जाती है। फेमाइन हो जाता है क्योंकि अब जब इतनी सारी रशिया में, अब रशिया वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया रशिया ने, साथ में रशिया के अंदर ही लड़ाई चल रही सिविल वॉर, तो लोगों को खाने पीने की तो प्रॉब्लम्स हो ही रही थी। तो फेमाइन्स भी उस वक्त आ रहा था। तो ये था पूरा सिविल वॉर। दो साइड्स में लोग लड़ रहे थे, बोल्शेविक था एक तरफ से, ग्रीन्स एंड वाइट्स थे। तो अब इसका आउटकम क्या निकलता है? कौन जीतता है? तो बोल्शेविक पार्टी ही जीतती है, ठीक है। बोल्शेविक पार्टी के पास ही अभी पावर रहती है और सिविल वॉर के बाद भी बोल्शेविक पार्टी की जो पावर है वो उनके पास ही रहती है। क्यों बोल्शेविक पार्टी के पास पावर होती है? क्योंकि बोल्शेविक पार्टी को लोग फिर भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सिविल वॉर में सिचुएशन क्या होती है कि जो वाइट्स थे, ठीक है, वाइट्स को जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स एट्रोसिटीज़ ऑन पीजेंट्स मेड देम अनपॉपुलर। वाइट्स जो थे वो एट्रोक्रेसीज कर रहे थे पीजेंट्स पर, ठीक है, पीजेंट्स पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अनपॉपुलर होते जा रहे थे। लोग उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। वो क्या कर रहे थे? वाइट्स कौन थे? हमने देखा था जो कि राजा को बिलोंग करते थे, कंजर्वेटिव सोच थी इन लोगों की। तो ये लोग क्या कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा पीजेंट्स पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, एट्रोक्रेसीज कर रहे थे, जिससे जो पीजेंट्स हैं वो इनको सपोर्ट नहीं करते हैं वाइट्स को। लेकिन जो बोल्शेविक पार्टी होती है, इनको सब लोग सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट मिलता है और किन से सपोर्ट मिलता है? गेन सपोर्ट फ्रॉम नॉन रशियन नेशनलिस्ट। नॉन रशियन नेशनलिस्ट लोग जो थे, ठीक है, रशिया एम्पायर हमने देखा बहुत बड़ा एम्पायर था, तो जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, ठीक है, बहुत सारे जो रशिया का पार्ट नहीं थे, वो भी किसको सपोर्ट करते हैं? बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जो नेशनलिस्ट होते हैं दूसरी कंट्रीज़ के, जो रशिया का पार्ट नहीं होते हैं, वो भी बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और जो मुस्लिम जेडिक्स जो थे, वो भी अभी तक किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बोल्शेविक पार्टी को ही सपोर्ट करते आ रहे हैं। एट द सेम टाइम मैनी वर कन्फ्यूज अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बोल्शेविक्स। सब लोग सपोर्ट तो कर रहे थे बोल्शेविक को क्योंकि वो सोशलिज्म लाना चाह रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी थे कि बोल्शेविक पार्टी चाहती क्या है आखिर, ठीक है। वो सोशलिज्म तो ला ही रही थी, कुछ अच्छे अच्छे मेजर्स भी कर रही थी, लेकिन साथ में कुछ बेकार चीज़ें भी चल रही थी। बहुत ज़्यादा सेंसरशिप लगा रहे थे, सीक्रेट पुलिस रख रखी थी, तो बहुत सारी बेकार चीज़ें भी हो रही थी, लेकिन साथ में बहुत सारी अच्छी चीज़ भी हो रही थी। तो इस तरीके से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि बोल्शेविक पार्टी आखिर चाहती क्या है। फिर होता है इंसिडेंट ऑफ खीवा। खीवा जो है वो सेंट्रल एशिया में कंट्री है, अभी जो है वो उज़्बेकिस्तान जो है उसका पार्ट है। तो इधर इन्होंने क्या करा, बोल्शेविक पार्टी ने क्या करा? मस्कार्ड लोकल नेशनलिस्ट इन नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म।
ये जो खीवा जो एक सिटी थी, वो एक रशियन एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल्शेविक पार्टी क्या करती है कि जो लोकल नेशनलिस्ट जो लोग होते हैं, ठीक है, जो कि देश को आज़ाद कराते हैं, जो नेशनलिस्ट लोग जो थे, इनको क्या कर देती है, मार देती है बोल्शेविक पार्टी। क्यों मारती है? क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं कि ये सोशलिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को मार देती है। तो इस तरीके से फिर लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये बोल्शेविक पार्टी क्यों कर रही है, तब वॉयलेंट क्यों हो रही है। अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा सोशलिज्म को, क्या उसको मार देंगे? तो ये चीज़ हो रही थी। कुछ लोग इनके सपोर्ट में थे बोल्शेविक के, कुछ नहीं थे। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज थे कि सपोर्ट करें या नहीं करें। तो जो कीवा में बोल्शेविक पार्टी ने जो किया, जो लोकल नेशनलिस्ट थे उनको मार दिया, ऐसा बोला कि ये सोशलिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इससे जो दूसरे नॉन रशियन नेशनलिस्ट जो लोग थे, जो रशिया का पार्ट नहीं थे लेकिन जो बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बोल्शेविक पार्टी कर क्या रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो रही है। तो कहीं ना कहीं बोल्शेविक का पार्टी का सपोर्ट जो होता है कम होते जाता है। इस चीज़ को बोल्शेविक भी समझ जाती है कि जो इंसिडेंट उन्होंने कीवा में किया है वो गलत किया है, ठीक है, उनको इतने सारे लोगों को मारना नहीं चाहिए था। तो इस जो मिस्टेक उन्होंने की थी उसको करेक्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं कि जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट जो थे उन लोगों को क्या बोल देते हैं, वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन यूएसएसआर। रशिया आगे चल के सोवियत यूनियन बनती है, तो जब अभी पढ़ेंगे हम कैसे बनती है। तो जब सोवियत यूनियन बनती है तो जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट होते हैं उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे देते हैं, वो अपने हिसाब से काम करने की उनको आज़ादी दे देते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो बोल्शेविक पार्टी उनको ये पावर दे देती है। तो ये क्यों करती है? क्योंकि उन्होंने जो कीवा में जो इंसिडेंट किया था कि जो सोशलिज्म का सपोर्ट नहीं करते उनको मार ही दिया था, तो इससे दूसरे लोग उनके खिलाफ ना हो जाए, दूसरे जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट हैं उनके खिलाफ ना हो जाए, इसके लिए वो क्या करते हैं, यूएसएसआर में जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट हैं उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे देते हैं कि वो उनके हिसाब से काम कर सकते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग बोल्शेविक का सपोर्ट नहीं करते हैं। बोल्शेविक की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर होती है, क्यों जैसे वो बहुत ज़्यादा हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज़म, बहुत ज़्यादा नोमैडिज़म को सपोर्ट नहीं करती थी बोल्शेविक पार्टी। नोमैडिज़म क्या होता है? नोमैड्स कौन होते हैं? जो बंजारे लोग जो होते हैं ना, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ट्रैवल करते रहते हैं, वो एक जगह नहीं रहते, बस मूव करते रहते हैं। तो बोल्शेविक पार्टी इन लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती थी। बोल्शेविक पार्टी इनके खिलाफ थी, इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होने दे रही थी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक मूव नहीं होने दे रही थी। तो ये सब चीज़ों की वजह से बोल्शेविक पार्टी की बहुत सारी ऐसी भी पॉलिसीज़ थी जिसको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी पावर अभी किसके पास होती है और आगे भी होती है, बोल्शेविक पार्टी के पास ही होती है, जिसका नाम अब थोड़ा चेंज हो गया है। कौन सा हो गया था? हमने देखा था कि कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया था, ठीक है, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो उनके पास ही पावर होती है, बोल्शेविक पार्टी के पास ही पावर रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो अब जो मेन थिंग थी, मेन जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था वो क्यों हो रहा था? क्योंकि वो सोशलिज्म लाना चाह रहे थे, ठीक है। तो अब जब बोल्शेविक पार्टी पावर में होती है तो वो सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे बनाती है वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ करती है, बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज़ वर नेशनलाइज्ड। बैंक्स और इंडस्ट्रीज़ को क्या कर देती है? नेशनलाइज कर देती है। मतलब अब जो गवर्नमेंट देखेगी सारी बैंक्स और इंडस्ट्रीज़ को। कलेक्टिव वर्क वॉज परफॉर्म्ड बाय पीजेंट्स ऑन कॉन्फिस्केटेड लैंड। और क्या हुआ कि कॉन्फिस्केटेड लैंड जो थी, कॉन्फिस्केटेड लैंड जो कि अमीरों से छीनी गई थी, ठीक है, कॉन्फिस्केट करना मतलब छीन लेना। तो जो अमीरों से जो लैंड छीनी हुई थी उस पर क्या होता था? कलेक्टिव वर्क होता था, सारे पीजेंट्स साथ में मिलकर काम करते थे और जो भी मुनाफा होता था उसको बांट लेते थे। तो यही जो सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो यही बोल रही थी। तो ये चीज़ें होती है। क्या हो रहा था फिर? सेंट्रल प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस। क्या हुआ? सेंट्रल प्लानिंग की गई। पहले क्या होता था कि ज़ार निकोलस थे, तो रशियन एम्पायर बहुत बड़ा था, तो हर जगह उन्होंने अपने अपने फैमिली मेम्बर्स को किसी किसी को बिठा रखा था और अपने अनुसार प्लानिंग करते थे अलग अलग रशिया की जगहों पर। लेकिन अब बोल्शेविक पार्टी ने क्या करा? सेंट्रल प्लानिंग करी कि जो पूरे रशिया की प्लानिंग एक जगह ही होगी, बोल्शेविक पार्टी करेगी। तो सेंट्रल प्लानिंग इंट्रोड्यूस करी। थर्ड चीज़ करी, 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस करा। जो हम भी इंडिया में जो 5 ईयर प्लान करते हैं कि 5 ईयर में हम जो भी करेंगे वो पहले से ही प्लान कर लेते हैं, तो वो जो आइडिया है ये रशियन रिवॉल्यूशन से ही आया है, ठीक है। जो बोल्शेविक पार्टी है वो क्या इंट्रोड्यूस करती है? 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस करती है। इसमें वो क्या करते हैं? सेट टारगेट फॉर इकोनॉमी फॉर अपकमिंग 5 ईयर्स, मतलब आने वाले जो 5 साल है उसके लिए टारगेट सेट कर देती है कि इकोनॉमी के लिए एक टारगेट सेट कर देती है कि हमें इतना अचीव करना है। तो जो 5 ईयर प्लान्स थे बहुत अच्छा कर रहे थे। शुरू के जो फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान्स थे उन्होंने तो बहुत अच्छा किया।
दो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन से थे, 1927 से 1932 तक, और सेकंड था 1933 से 1938 तक। तो ये जो दो प्लान्स थे 5 ईयर प्लान्स, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, जब रशिया में ये सब चीज़ें हुई तो दिस ऑल लीड टू ह्यूज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो बढ़ने लगी, ठीक है। जो वर्ल्ड वॉर के वक्त जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक गई थी रशिया में, वो वापस से बढ़ने लगी। एंड न्यू फैक्ट्रीज बिगन टू कम अप, और बहुत सारी फैक्ट्रीज रशिया में वापस से आने लगी। तो ये सब तो सोशलिज्म अच्छा हो रहा था, लेकिन डार्क साइड भी थी, ठीक है। हर चीज़ के दो पर्सपेक्टिव होते हैं, हर चीज़ के दो आउटकम्स होते हैं। तो इसकी डार्क साइड क्या थी कि रैपिड कंस्ट्रक्शन लीड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। तो जो रैपिड कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इतनी जल्दी जो सब कुछ डेवलपमेंट हो रहा था, तो जो वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी, ठीक है। जो वर्कर्स की जो कंडीशंस थी वो ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई, वो बहुत ज़्यादा पुअर थी। वर्कर्स लीव्ड हार्ड लाइव्स। वर्कर्स जो थे वो अभी भी कैसी लाइफ जी रहे थे, हार्ड लाइफ जी रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। वर्किंग कंडीशन उनकी अच्छी नहीं थी। इसका मतलब यह है कि पहले आपकी बुक में भी एग्जांपल दे रखा है कि उनको कैसा काम करना पड़ता था कि जो भी वर्किंग साइट पे वो काम करते थे, तो जो वॉशरूम टॉयलेट्स जो होते थे वो बहुत नीचे की फ्लोर में होते थे, और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी रशिया में, तो उनको इतना ज़्यादा ट्रैवल करके नीचे जाना पड़ता था अगर उन्हें वॉशरूम एंड टॉयलेट यूज़ करना है। तो ये बहुत वर्किंग कंडीशंस जो थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी वर्कर्स के लिए। तो जो फर्स्ट ईयर जो हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा स्टॉपेज हो रही थी, ठीक है। बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो रुक जाते थे, काम नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा स्टॉपेज होती थी। तो जो स्टॉपेज होती थी तो काम भी रुक जाता था। तो 550 स्टॉपेज हुए, मतलब पहले साल में ही 550 स्टॉपेज हुए, लोगों ने इतनी बार काम करना रोका। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। साथ में लोगों की इतनी जो बेकार वर्किंग कंडीशंस थी, वर्कर्स की जो इतनी बेकार कंडीशंस थी, तो क्या गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही थी, बोल्शेविक पार्टी कुछ नहीं बोल रही थी। तो कुछ मेजर्स गवर्नमेंट करती है, ठीक है, कुछ स्टेप लेती है ताकि वर्कर्स की कंडीशन इंप्रूव हो। जैसा कि हमने देखा था कि बोल्शेविक पार्टी वर्कर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, वर्कर्स की पार्टी थी वो, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत स्टेप्स लेती है। क्या लेती है, तो सबसे पहली चीज़ वो करती है अन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम फॉर वर्कर्स एंड पीजेंट्स। वर्कर्स और पीजेंट्स के लिए स्कूलिंग सिस्टम लाती है, ठीक है। इतने दिन से जो भी चल रहा था रशिया में, जैसे वर्ल्ड वॉर हुई, साथ में सिविल वॉर हुई, तो इन सब में क्या हो रहा था कि जो वर्कर्स होंगे वो पढ़ तो पाएंगे नहीं। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर कुछ चल रहा है कंट्री में तो उस वजह से स्कूलिंग अफेक्ट होती है। जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोगों की स्कूलिंग भी अफेक्ट हो रही है। तो उस वक्त जैसे बहुत सारे रिवोल्यूशन, अक्टूबर फरवरी रिवोल्यूशन, साथ में जो सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर, ये सब चल रहा था, जिससे लोगों की स्कूलिंग अफेक्ट हो रही थी, ठीक है। लोग पढ़ नहीं पा रहे थे। तो अब जब सब स्टेबल हो गया था एक तरीके से, तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्कूलिंग सिस्टम लाती है वर्कर्स एंड पेजेंट्स के लिए। सेकेंड चीज़ गवर्नमेंट क्या करती है, जो कि विमेन वर्कर जो होती थी, ठीक है, जिनको बच्चों को भी संभालना पड़ता था और काम भी करना पड़ता था, तो ठीक से काम नहीं कर पाती थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, कैरेजेस बनाए, ठीक है। वो क्या थे, एक तरीके से केयर सेंटर था, ठीक है। वहाँ पर बच्चों के लिए जगह बना दी ताकि बच्चे वहाँ पर खेल सकें, ताकि जो वुमेन्स है वो ठीक से काम करें। तो एक गवर्नमेंट ने किया और अच्छी चीज़ करी थी। साथ में चीप वर्किंग हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड। लोगों को जो हेल्थ केयर सर्विसेज थी, ठीक है, कि लोगों का इलाज कराना है वगैरह, तो ये हेल्थ केयर सर्विसेज चीप कर दी। चीप का मतलब ये है कि सस्ती कर दी, ठीक है। अब किसी को भी वर्कर्स को, पेजेंट्स को, किसी को भी कुछ हो गया है, अगर उन्हें इलाज कराना है तो वो आसानी से करा सकते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। तो जो पब्लिक हेल्थ केयर थी उसको क्या कर दी, चीप कर दी। साथ में मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स। और वर्कर्स जो पहले स्लम्स में रिया करते थे और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, एक ही रूम में बहुत सारे वर्कर्स को सुला दिया करते थे, तो उन्होंने क्या करा, लिविंग क्वार्टर्स बनाए गए वर्कर्स के लिए, वर्कर्स को क्वार्टर्स दिए गए उनके हिसाब से। तो ये चीज़ गवर्नमेंट ने करी। लेकिन अब गवर्नमेंट भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। क्यों? हावेवर इम्पैक्ट ऑफ ऑल दिस एफर्ट्स वाज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट वाज लिमिटेड। तो ये जो चीज़ें गवर्नमेंट ने करी, इसका जो इम्पैक्ट था, इससे जो इम्पैक्ट पड़ा रशिया में, वो बहुत कम था। क्यों कम था? क्योंकि जो रिसोर्सेज थे गवर्नमेंट के पास वो तो कम ही ना, रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास भी उतने ही हैं। तो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे, तो जो इम्पैक्ट हो रहा था गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का वो भी कम ही हो रहा था। तो यहाँ पर आपके
बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। 3 क्वेश्चंस मेन बन सकते हैं कि हाउ द सोशलिस्ट सोसाइटी वाज मेड इन रशिया आफ्टर द बोल्शेविक टुक ओवर द पावर, कि जब बोल्शेविक के पास पावर आ गई उन्होंने सोशलिज्म कैसे रशिया में लाए। तो ये जो हमने जो पॉइंट्स देखे वो आपको लिखना रहेगा इसमें। उसके बाद हो सकता है कि क्या कोई चैलेंजेस थे, तो चैलेंजेस थे, क्या चैलेंजेस थे कि जो डार्क साइड्स थी कि पुअर वर्किंग कंडीशन थी, वर्कर्स की लाइफ बहुत हार्ड थी, तो ये सब चैलेंजेस थे। और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि क्या कैसे उन्होंने ओवर किया इस चैलेंजेस को, कैसे गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल किया, तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ करी, जो स्टेप्स करी, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद वर देयर एनी लिमिटेशन, क्या कोई लिमिटेशंस थी गवर्नमेंट के काम में, तो हाँ लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी कि जो गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज थे वो बहुत कम रिसोर्सेज थे, तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा था गवर्नमेंट की स्टेप्स का, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का। तो ये जो आपका एक स्टोरी वाला पोर्शन है, रशियन रिवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या हुआ, किन लोगों के बीच में हुआ, सोशलिज्म लाना चाहते थे इसलिए हुआ, तो ये सब पूरा कंप्लीट होता है। हमारे केवल 2 टॉपिक्स और बचे हैं, तो ये स्टोरी वाला पोर्शन ही एक सेपरेट टॉपिक्स हैं, तो वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साथ में एक बार समराइज़ कर देंगे पूरे रशियन रिवोल्यूशन को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।